दिसंबर 19 पढ़ ले, और दिसंबर 19 अटेम्प्ट, ये वही चैप्टर के आखिरी, बुक के आखिरी चैप्टर में दिसंबर 19 का क्वेश्चन नंबर 2 था। अच्छा, इसको ना पढ़ने में आपने टाइम लगाना है, तो इसलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये जो पॉइंट 2 है ना, ये इफरिक 1 है, ये उस दौर में सिलेबस में होता था, तो अब इस पॉइंट 2 को काट देते हैं, यानी उसके अलावा बाकी सवाल सॉल्व कर लेते हैं। ये इफरिक 1 था, ये तब सिलेबस में था 2019 में, उसके बाद फिर ये खत्म हो गया था, तो पॉइंट 2 निकाल के बाकी पढ़ लें। जी पढ़ लें तो करूँ। जी
पार्ट ए, पार्ट ए में टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज ठीक करने को कहा है, और पार्ट बी के अंदर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है। तो पहले पार्ट ए कर लेते हैं, और टोटल एसेट्स टोटल लायबिलिटीज ठीक करने वही जो भी पहले भी किया था। ये है जी क्वेश्चन 2, क्या है, दिसंबर 19, पार्ट ए, टोटल एसेट्स टोटल लायबिलिटीज। गिवन क्या है, कौन से साल के, 2018। ये आपको पॉइंट नंबर 3 में दिए हैं जी, 2977 785। तरीका वही जो पहले बताया था कि आप पहले करेक्ट सारा कुछ कर लें, उसके बाद देखते हैं कि एरर क्या हुआ है। पॉइंट नंबर 1, 1 जनवरी 16 को शेयर ऑप्शंस की पर्चियां दी थी और इसकी परफॉर्मेंस कंडीशन थी 8% प्रॉफिट हर साल बढ़ना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ परफॉर्मेंस कंडीशन ना भी पूरी हो सकी ना, तो सर्विस कंडीशन बहरहाल है। फर्क सिर्फ ये पड़ रहा है कि अगर परफॉर्मेंस कंडीशन पूरी हो गई तो एक्सरसाइज प्राइस 50 रुपए होगी, और अगर परफॉर्मेंस कंडीशन पूरी नहीं हो सकी तो 90 रुपए होगी। ये मॉडिफिकेशन है कि एक्साइज प्राइस चेंज हो रही है, याद ही नहीं IFRS 2। ये मॉडिफिकेशन नहीं है, मॉडिफिकेशन कुछ अरसे के बाद टर्म्स में चेंजेस होती थी। ये जब आपको मैंने IFRS 2 पढ़ाया था ना और प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए थे जो कि IAS की ओरिजिनल एग्जांपल थी, तो उनमें इस तरह की एक एग्जांपल थी जिसमें अभी से 2 एक्सरसाइज प्राइस थी, और ये अभी से ही उनको 2 ऑफर स्कीम है। हमने सिर्फ ये देखना है कि हमने ग्रांट डेट पे फेयर वैल्यू कौन सी वाली पिक करनी है। सर्विस कंडीशन 3 साल की, 3 4 16 17 18 19 4 साल की सर्विस कंडीशन तो है, और अगर सिर्फ 4 साल की सर्विस कंडीशन पूरी हुई तो एक्सरसाइज प्राइस 90 है, लेकिन अगर प्रॉफिट वाली परफॉर्मेंस कंडीशन भी पूरी हो गई तो एक्सरसाइज प्राइस 90 की जगह 50 अप्लाई हो जाएगी। 2016 में कोई अकाउंटिंग ही नहीं की, इनफैक्ट किसी साल में कोई अकाउंटिंग नहीं की। नथिंग वाज रिकॉर्डेड इन बुक्स इन 2016 एज वेल एज इन सब्सिक्वेंट ईयर्स। तो अब ये मैदान खाली है, हम अकाउंटिंग कर लेते हैं। वर्किंग वन, इक्विटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड के नाम से हम बनाते होते हैं। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड भी कह लेते हैं, कह सकते हैं इक्विटी ऑप्शन भी कह सकते हैं, और इसका तरीका होता है कि हर साल का हम सीडी बैलेंस दिखाते जाते हैं। सबसे पहला साल था 16, 2016 का सीडी बैलेंस। जब 2016 के एंड पे खड़े थे तो कितने एम्प्लॉइज, एक ही बंदा है, एक ही बंदा है, और उस बंदे के छोड़ने की तो कहीं बात ही नहीं हो रही, बंदा ही एक है। और उस एक ही बंदे को कितनी शेयर ऑप्शंस की पर्चियां दी हैं, 1,20,000। 2016 में हमें उम्मीद थी कि परफॉर्मेंस टारगेट पूरा हो जाएगा। ये कहां लिखा, द इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट बाय मोर देन 8% वाज ऑलवेज एक्सपेक्टेड। यानी 2016 में भी उम्मीद थी, 2017 में भी उम्मीद थी, 2018 में अब फाइनली उम्मीद खत्म हो गई, क्योंकि 2018 में हमें वो प्रॉफिट्स की ग्रोथ नजर नहीं आई। तो जब हम 16 के एंड पे खड़े थे तो हमें उम्मीद थी परफॉर्मेंस कंडीशन अप्लाई पूरी हो जाएगी। इसका मतलब तब से ही हम अकाउंटिंग कौन सी वाली पर्ची की चला रहे थे, 50 वाली। ग्रांट डेट पे उसकी फेयर वैल्यू थी 175। तो एक बंदा है, उसके पास 0.12 मिलियन पर्चियां हैं, एक पर्ची की फेयर वैल्यू 175 है, और पहला साल है आउट ऑफ 4। $5.25, और यही फिर हमारा 16 का एक्सपेंस। 17 BD, 17 में भी हमें यही उम्मीद थी, तो 17 में भी अकाउंटिंग हमने वही 50 रुपए वाली पर्ची की चलाई और वही ग्रांट डेट वाली 2/4 10.5। लेकिन अब 2018 में परफॉर्मेंस कंडीशन पूरी होती नजर नहीं आ रही, तो इसलिए अब सीडी हम कौन सी पर्ची के हिसाब से निकालेंगे, 90 वाली। तो 90 वाली पर्ची देखें तो उसकी कब की फेयर वैल्यू, 31 दिसंबर 18 की। ये कोई मॉडिफिकेशन है जी, नहीं। तो पर्ची की फेयर वैल्यू ग्रांट डेट वाली ही लेनी है बस। अब 50 रुपए वाली पर्ची की बजाय 90 वाली पर्ची 150, और ये है तीसरा साल जी 13.5।
5, तो एक्सपेंस बन गया 3। ये है सही। अकाउंटेंट ने क्या किया? कुछ भी नहीं। तो अब इसकी रेक्टिफिकेशन क्या बनी? कुछ भी नहीं। एसेट्स लायबिलिटीज में तो काम ही नहीं है, तो ये बेकार हो गया फिर सवाल। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी मांगी है तो प्रॉफिट तो निकालना ही होगा। सही, अभी तो मैं पार्ट ए सॉल्व कर रहा हूं, एसेट्स और लायबिलिटीज। पार्ट बी में प्रॉफिट भी निकालना है, तो ये पार्ट बी में काम आएगी। तो इसका पार्ट ए में कोई काम नहीं है, बहरहाल पार्ट बी में काम आएगा। पॉइंट नंबर 2 उड़ा दिया। पॉइंट 3, जी नोटेड चलें आगे। पॉइंट नंबर 3, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स हैं और अकाउंटेंट ने सही अकाउंटिंग नहीं की। क्या सही नहीं की ये बताया है आखिर में। पहले सिर्फ इस इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स की डिटेल बताई है, कूपन रेट और फेयर वैल्यू और ट्रांजैक्शन कॉस्ट, और फिर उसके बाद लिखा है डीएल हैज क्लासिफाइड द इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स एज फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। और इंपेयरमेंट लॉस शुरू में तो नहीं था, लेकिन ईयर एंड तक सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करके। हाँ जी, तो फिर हम कौन से लॉसेस लेंगे? 12 मंथ्स वाले। तो पहले कर लेते हैं सही वाली अकाउंटिंग, उसके बाद देखते हैं अकाउंटेंट ने एरर क्या किया। कब खरीदे हमने? इसी साल, पहला ही साल है, तो बस एक लाइन बनाना काफी है। दिसंबर 18 जी। पहला वाला इनिशियल कैरिंग, इनिशियल अमाउंट रिकग्निशन किस अमाउंट पे? 103 पे, 105 पे। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई क्लास है। इनिशियल मेजरमेंट किस पे? फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो फेयर वैल्यू थी 103 नहीं 105। 105 पर डिवेंचर, तो 2.5 मिलियन से मल्टीप्लाई कर लें, और प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी? 1.5 मिलियन जी। 393.75 इफेक्टिव रेट गलत है कितना जी? 264 बस। इफेक्टिव रेट जी नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ। इन डिवेंचर्स ने कब खत्म होना है, कब रिडीम होना है? नहीं पता। कितने साल हैं, कितने पे रिडीम होना है, नहीं पता ना। तो इफेक्टिव रेट हम निकाल भी नहीं सकते। तो वाहिद हमारे पास हल एक ही है कि कूपन रेट को ही इफेक्टिव रेट अज्यूम कर लें।
अच्छा लगाना वो इस पे, लेकिन हमारे पास हल नहीं है, तो हमें इफेक्टिव रेट भी 12% ही अज्यूम करना पड़ेगा। इस पे 12 लगाएं, 31 पॉइंट। लेकिन कैश फ्लो कूपन तो फेस वैल्यू पे लगना है, बेस 12% है, लेकिन वो फेस वैल्यू पे लगना है। तो इन डिवेंचर्स की फेस वैल्यू कितनी थी? 250 मिलियन। फेस वैल्यू 250 मिलियन है। अच्छा, इसमें जो आईकैप का सोल्यूशन है ना, उसमें उन्होंने चूंकि इफेक्टिव रेट दिया ही नहीं है, तो उन्होंने इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट को इग्नोर करके इन दोनों को बराबर ले लिया। और यही सवाल कॉपी पेस्ट तो कैफ में टेस्ट किया था उन्होंने, 2022 की बात है, उसमें यही किया था जो मैं कर रहा हूं। तो मुझे यही ज्यादा मुनासिब लग रहा है कि अगर आपको इफेक्टिव रेट नहीं दिया तो खाली छोड़ने से अच्छा है कि 12% ही अज्यूम कर लें। आईकैप के सोल्यूशन में इस इंटरेस्ट को टोटली इग्नोर किया हुआ था। इग्नोर करने का मतलब है कि उन्होंने ये अज्यूम किया हुआ था कि जितना कैश फ्लो है उतना ही ये इफेक्टिव इंटरेस्ट। तो अगर ये चलाना हो तो ये भी चल जाएगा, और मकसद तो अजम्पशन लेना है, तो हम ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि इफेक्टिव रेट लगा के इंटरेस्ट इनकम उतनी ही आएगी जितना ये कैश फ्लो है। और हम ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि इफेक्टिव रेट भी 12% है। चूंकि कैफ में ये वाला काम किया था तो मैं इसी को फॉलो कर रहा हूं। कैश फ्लो कितना? 30, 265.68। पहला ही साल है तो ये एक लाइन काफी है। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है, फेयर वैल्यू कितनी? 109, 2.5 मिलियन बॉन्ड्स हैं, 272 पॉइंट। और एमोर्टाइज कॉस्ट वाली फिगर बन रही है 265.68। तो ओसीआई का गेन बन गया 6.82। और इम्पेयरमेंट 12 मंथ्स लाइफ टाइम, 12 मंथ, क्योंकि कोई कहा नहीं है कि सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर गया। कितना? कैलकुलेट नहीं करना, देख के बताना सवाल से। 6। इकतीस दिसंबर पे 6। ये हो गई सही अकाउंटिंग। अब देखते हैं उसने क्या किया। उसने ये किया कि ट्रांजैक्शन प्राइस यानी जितने का खरीदा था उससे उसने इन्वेस्टमेंट डेबिट की। ट्रांजैक्शन प्राइस यानी जितने का खरीदा था, और जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे की उसको पीएनएल में डाल दिया। फिर जो कूपन रिसीव किया उसको उसने इंटरेस्ट इनकम में डाल दिया। और अगर आपको ये ज़बानी मुश्किल लग रही है बात हजम करना, तो मैं आपको रॉन्ग एंट्री बताता हूं। उसने क्या किया? इन्वेस्टमेंट डेबिट जितने का खरीदा, 103 का खरीदा था, ट्रांजैक्शन कॉस्ट पीएनएल में डाल दी, कैश क्रेडिट ये कितना? 257.5, 1.5, 259। ये उसने इन्वेस्टमेंट परचेज करने की एंट्री की, और उसके बाद जो कूपन रिसीव हुआ, कैश डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 30। ये है रॉन्ग जो उसने किया है। करेक्ट हम टेबल में सारा कुछ कर चुके हैं, और ये जो रॉन्ग है ये उसने आपको अपॉन परचेज ट्रांजैक्शन प्राइस वाज रिकॉर्डेड एज फाइनेंशियल एसेट, यानी जितने का खरीदा था उसने इन्वेस्टमेंट डेबिट की, और जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट थी वो पीएनएल में डाल दी, और जितने पैसे मिले उसी को पीएनएल में यानी इंटरेस्ट इनकम मान लिया, उसके अलावा कोई अकाउंटिंग नहीं की। तो ये रॉन्ग है और ये सब करेक्ट है। तो बताएं यहां पर क्या करें? इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स, एक एक करके ले लेते हैं चीजें। ट्रांजैक्शन कॉस्ट को
जी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज करना था, उसने एक्सपेंस बना दिया, तो एसेट में ऐड कर देते हैं। उसने एक्सपेंस बना लिया ना, इसको कैपिटलाइज करना था। अच्छा, एक चीज बताता हूं, अगर आपको काम की लगे तो ऐसे हो जाएगा। इस सारी कहानी का लायबिलिटी से क्या ताल्लुक है? लायबिलिटी से, इस सारी चीज का लायबिलिटी को लेना देना है। पीछे इन्वेस्टमेंट रह गई ना, कितने पे आ रही हैं, कितने पे आनी चाहिए, तो बस इतना ऐड कर देते हैं। बाकी सारी मेहनत जब प्रॉफिट की वर्किंग करेंगे तो उसमें काम आ जाएगा। अभी तो एसेट्स और लायबिलिटीज ही कर रहे हैं ना, तो एसेट कितने पे आ रहा है, इतने पे लाना है, 272.5 पे लाना है, और 257.5 पे आ रहा है, 15। पॉइंट 4 IS 19। पहले कर लेते हैं सही वाला। क्या आपको प्लान एसेट्स और डीबीओ अलग अलग पता है? नहीं पता ना, तो हम वो सिर्फ नेट वाला कॉलम ही बना सकते हैं। जी, इस क्या क्या पता है? ओपनिंग बैलेंस पता है। अब ये नेट वाला कॉलम बन रहा है क्योंकि हमें अलग अलग नहीं पता। इंटरेस्ट, और क्या है? करंट सर्विस कॉस्ट कितना? 45। और क्या है? कंट्रीब्यूशंस कितनी? 40 प्लस माइनस माइनस। ये प्लान एसेट्स में प्लस होता है, तो ये नेट चल रहा है। और बेनिफिट्स पेड नेट वाले में आएंगे ही नहीं, क्योंकि वो दोनों में लेस होते हैं, तो नेट में गायब। और ये क्या चीज है? ये वो 3 OCI वाली लाइनों को कहते हैं। गेन है, लॉस है, लायबिलिटी है, नेगेटिव। $80.5। जी, अकाउंटेंट ने क्या किया? अकाउंटेंट ने जो हमने पेमेंट्स की थी, डीएल ने कौन सी पेमेंट्स की हैं? बेनिफिट्स पेड, कंट्रीब्यूशंस। बेनिफिट्स पेड तो प्लान एसेट से निकल के गए ना, हमने कंट्रीब्यूशन दिए। तो अकाउंटेंट ने क्या किया? कंट्रीब्यूशंस पेड को P&L में डाल दिया, और बाकी कुछ भी नहीं किया। तो जब बाकी कुछ भी नहीं किया, तो हम अभी सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज ठीक कर रहे हैं। तो जब उसने बाकी कोई अकाउंटिंग नहीं की, तो बुक्स में लायबिलिटी अभी तक कितनी आ रही है? 80। कहां तक पहुंचानी है? 80.5 तक। हाँ जी, 4.5 से लायबिलिटी कर देते हैं कम। ये हो गया पार्ट ए।
जी। हम्म। हम्म। काम थोड़ा बढ़ जाएगा, वरना नेट यही होगा, क्योंकि लाइबिलिटीज में बहरहाल नेट ही आ रहा होता है। यहां पर प्लान एसेट्स इधर और डीबीओ यहां नहीं आ रहा होता, एसओएफपी में नेट ही आ रहा होता है। हाँ जी, पार्ट ए। पार्ट बी, इसका आंसर बताइए। 2992780.5। अच्छा, पार्ट ए की 15 नंबर, 15 नंबर। एक तो पॉइंट नंबर 2 का काफी कुछ था, वो निकाल दिया मैंने, क्योंकि वो इफरेक 1 था, वो तब सिलेबस में होता था, तो उसमें काफी कुछ था। और उसके अलावा ये सारी मेहनत तो बहरहाल इसके लिए की है। बताइए जी, इसमें पूछना, कुछ पूछना है तो चले चेंजेस इन इक्विटी बनाते हैं। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में इक्विटी की जितनी लाइन आइटम्स हैं उन सबके कॉलम आ जाते हैं। और अभी ये सारी मेहनत की तो हुई है, तो मैं अभी ना प्रॉफिट की भी वर्किंग कर लेता हूं, फिर सोची बनाता हूं। हमें नजर आ रहा है कि प्रॉफिट्स गलत हैं, तो सारी वर्किंग अभी की नहीं है, फिर मुझे मिटाना पड़ेगा, तो हम सारी साथ प्रॉफिट ठीक कर लेते हैं। और रिक्वायरमेंट में उसने मांगी हुई है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी सिर्फ 2018 की या 17 की भी? हाँ जी, 17 की भी। तो कंपैरेटिव फिगर्स मांगी है कि 17 की भी बनानी पड़ेगी, तो इसका मतलब है हमें 17 और 18 दोनों के प्रॉफिट्स ठीक करने पड़ेंगे। पार्ट ए डन, लेकिन पार्ट बी के लिए वर्किंग 4। वर्किंग 4 प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा हूं मैं। 2018 और 2017 गिवन कितना है? 2018 का प्रॉफिट कितना और 17 का कितना? पॉइंट नंबर 2, टॉप पे पॉइंट नंबर 2, नेट प्रॉफिट 2018 का 198 है और 2017 का 311। हाँ, नहीं देखा होगा, सस्ता सा ऑडिटर होगा। जॉब इंचार्ज ने गोलियां करा दी होंगी। मुश्किल काम है कोई जॉब इंचार्ज के लिए गोलियां कराना, तो करा गया होगा, फिर जा रहा होगा, आर्टिकल खत्म हो रहे होंगे इसके।
पहला एरर, पॉइंट नंबर 1, अकाउंटेंट ने कुछ किया ही नहीं, तो अब कर लेते हैं हम। क्या? 17 का एक्सपेंस, 18 का एक्सपेंस। $5.25 और 5.25। पॉइंट नंबर 3, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स। ये तो है ही 18 में, 17 में तो ये था ही नहीं। अकाउंटेंट ने क्या क्या किया? एक तो उसने ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस बनाया हुआ, वो रिवर्स कर देते हैं। एक तो उसने ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एक्सपेंस बनाया है, वो रिवर्स कर देते हैं। 1.5 ऐड बैक कर दिया। फिर उसने क्या किया? जो इनिशियल मेजरमेंट पे गेन लॉस बनता था वो रिकॉर्ड नहीं किया। ये कौन सा है? मैंने इसलिए यहां लिखा भी हुआ है। हम रिकॉर्ड करते हैं फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। उसने रिकॉर्ड किया है जितने का खरीदा, तो इनिशियल मेजरमेंट पे गेन बनता है कितना? 2 रुपए का गेन ऑन इनिशियल मेजरमेंट, 2 रुपए का। 2.5 मिलियन डिवेंचर्स पे 5। फिर क्या मसला हुआ? उसने इंटरेस्ट इनकम 30 को बना दिया, जबकि बनना चाहिए था 31.68। 1.68 और बना देते हैं। ये हो गया पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, अकाउंटेंट ने जो कंट्रीब्यूशन पे की थी उसको बना दिया एक्सपेंस, जबकि एक्सपेंस होना चाहिए था वो IAS 19 वाली चीजें। हाँ जी, उसने कंट्रीब्यूशन को एक्सपेंस बना दिया हुआ है, वो रिवर्स कर देते हैं। कितनी? 40। और ये मसला सिर्फ उसने 18 में किया है। 16-17 में कोई गलती की होती तो सवाल वाला बता देता। और करंट सर्विस कॉस्ट और इंटरेस्ट कॉस्ट, इसको एक्सपेंस बनाना चाहिए था, नहीं बनाया, अब बना लेते हैं। 45 एक है और 8.5 एक है, इसको अब एक्सपेंस बना लेते हैं। तो सही प्रॉफिट 2018 का बन गया जी। अच्छा हाँ, इधर चीज मिस हो गई, ये इम्पेयरमेंट। ये वाला सही प्रॉफिट 2018। क्या जी? अरे हाँ 3, वो तो 16-17 में था, ठीक है 3। जी सही नेट प्रॉफिट। जी क्या बना? 183.8
68305.75। अब आते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पे। पार्ट बी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। हाँ जी, ईयर एंड क्या है? अंग्रेजी की जगह शेयर कैपिटल और क्या है? रिटेन अर्निंग्स। लेकिन रिटेन अर्निंग आखिरी कॉलम होता है, अच्छा लगता है। और कोई कॉलम? जी, रिवैल्यूएशन सरप्लस। अच्छा, चूंकि इसमें इफ्रिक 1 था ना, तो उसमें सरप्लस इस्तेमाल होना था। अब हमने वो पॉइंट उड़ा दिया, तो ये एज इट इज पड़ा रहेगा। और कोई? रिटेन अर्निंग्स तो है, लेकिन देखें क्या पता कोई नई चीज आ रही हो। हमने सोल्यूशन किया है, वर्किंग्स की हैं, कोई नई चीज भी तो हो सकती है। इन्वेस्टमेंट के ऊपर फेयर वैल्यू रिजर्व है। फिर ये भी इक्विटी के अंदर आना है, तो इसको बेशक इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड कह दें, चाहे इसको इक्विटी ऑप्शंस कह दें, और रिटेन अर्निंग्स। अच्छा, पहले ना IS 8 के सवाल भी होते थे, तो बहरहाल इतना कोई अनोखा भी नहीं IS 8। तो IS 8 में ये होता है कि अगर कंपैरेटिव से भी पिछले साल का कोई एरर है, तो वो हम ओपनिंग में ठीक करते हैं। तो चूंकि 17 भी बनाना है, तो ये स्टार्ट होगी बैलेंस एज एट 1 जनवरी 17 से। 18 बनानी है और कंपैरेटिव रिक्वायर्ड है, तो 17 से शुरू करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1 से कौन सी फिगर उठाऊं? कौन सा कॉलम लूं? 3 कॉलम है, कौन सा कॉलम लूं? 16 वाला। अगर पॉइंट 1 में डेट 1 जनवरी लिखी होती, तो मैं जरूर 17 वाला कॉलम ले लेता। 31 दिसंबर की डेट है, तो 31 दिसंबर 16 वाली फिगर लेनी है हमने। कैपिटल 700, सरप्लस रिटेन अर्निंग्स 702। क्या हमें ये एडजस्टमेंट्स करने से पता चला कि कोई 17 से पुराना भी एरर था? 18 से नहीं, 17 से ये था, इसकी अकाउंटिंग ही नहीं की हुई थी, तो ये आ जाएगा करेक्शन ऑफ प्रायर पीरियड एरर। क्या एरर था भाई? एक्सपेंस नहीं बनाया था, तो अब बनाए तो कहां बनाए? रिटेन अर्निंग में 5.25, और ये इक्विटी ऑप्शन नहीं बनाई थी, अब बना ली। ये कहलाएगा
बैलेंस एज पर फर्स्ट बैलेंस एज एट 1 जनवरी 17 रीस्टेटेड 700 172 5.25 और 6 5 जी। अब आगे कोई डिविडेंड, कोई नए शेयर इशू, कोई इधर से उधर ट्रांसफर, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में क्या क्या आता है भाई? डिविडेंड आता है कहीं सवाल में? डिविडेंड नहीं है। कोई शेयर इशू नहीं है। तो बस फिर साल के एंड पे आ जाते हैं नेट प्रॉफिट, जो कि हम वर्किंग 4 में निकाल चुके। 17 वाला कितना? 305.75 और OCI 2017 में कोई OCI नहीं, लेकिन 2017 में ये मजीद इक्विटी के अंदर आ गया। एक्सपेंस तो हमने प्रॉफिट में लिख लिया, लेकिन इक्विटी में मजीद आएगा, तो मजीद इक्विटी ऑप्शन के अंदर आएगा 5.25। और ये भी चूंकि 2017 है तो ये भी साथ रीस्टेटेड कहलाएगा और ये भी साथ रीस्टेटेड कहलाएगा, क्योंकि 17 में ये मिस हो गया था, हम अब इसको लिख रहे हैं, तो इसलिए ये भी रीस्टेटेड कहलाएंगे। ये हो गया 17। बैलेंस एट 31 दिसंबर 17 रीस्टेटेड 700 172 10.5 नहीं भाई 100 2.5। हाँ जी, 18 में क्या क्या हुआ? 18 में कोई डिविडेंड, कोई ट्रांसफर, तो यही 3 चीजें 18 में भी आ जाएंगी। मजीद इक्विटी सेटल्ड में ये 3 क्रेडिट हुआ। 2018 का नेट प्रॉफिट आया कितना कितना, और 18 में OCI आया है कितना? बताएं जी, OCI में क्या लिखूं? फेयर वैल्यू रिजर्व में कितना है? कितना? क्यों? हाँ, इंपेयरमेंट का भी है। तो OCI का गेन था कितना था? 6.82 और इंपेयरमेंट लॉस भी उसमें क्रेडिट जा रहा है, तो 12.82। और मैंने ना आपको IAS 19 पढ़ाते हुए बताया था कि ये जो IAS 19 की OCI वाली एडजस्टमेंट होती है, ये प्रेजेंट बेशक OCI के तौर पे हो रही होती है, लेकिन
इक्विटी में ये रिटेन अर्निंग नहीं जाती है। ये IAS 19 के शुरू के दिनों की बात है कि प्रेजेंट वो OCI में हो रही होती है, लेकिन इक्विटी में उसका कुछ सेपरेट रिजर्व नहीं होता, वो रिटेन अर्निंग के अंदर ही जाती है। तो ये 18 का OCI गेन ये रिटेन अर्निंग वाले कॉलम में आएगा। ये हो गए बैलेंसेस एज एट 31 दिसंबर 18। टू 4.18। लें जी, ये हो गया पार्ट बी। नहीं, ये खत्म। और एक अटेम्प्ट में ना शायद एक या दो में SOFP आई हुई है और वो ठीक करके बनानी। अभी तो हम सिर्फ फिगर्स ठीक कर रहे हैं ना, SOFP ठीक करके बनानी। तो उसका सिंपल का ये है कि SOFP की सारी फिगर्स ब्रैकेट में लिख लें, जैसे कंसोलिडेशन में करते थे, सब ब्रैकेट में लिख लें, और जो भी गलतियां हैं उनको प्लस माइनस डेबिट क्रेडिट ठीक कर लें, SOFP बन जाएगी है। तो SOFP जैसे कंसोलिडेशन में करते थे कि सारी फिगर्स ब्रैकेट के अंदर लिख के ब्रैकेट ओपन, और उसके बाद जो जो एरर है, जैसे हम यहाँ एरर ठीक कर रहे हैं, तो वो चूंकि बैलेंस शीट टैली करनी होगी, इसलिए हर एरर का डेबिट क्रेडिट जरूर इंश्योर करना, जैसे कंसोलिडेशन में करते थे। लो जी, मल्टीपल IAS भी खत्म। अच्छा, ये चूंकि ये रिकॉर्डिंग में भी है, तो IFRS 15 का जो है ना, वो फिर मैं पिछले वाले लेक्चर शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत रिपोर्टिंग हो गई है, बहुत पढ़ा लिया, तो वो मैं शेयर कर रहा हूँ। और उनके लिए अगर ये सामने बैठे लोगों ने कहा कि नहीं बस हमने सारा पढ़ लिया, तो बस आखिरी क्लास है, और अगर आपने आना है तो एक क्लास और करूंगा। अगर वो काम की क्लास हुई ना, यानी स्टूडेंट से सवाल हुए ज्यादा, तो मैं उसकी भी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा। अगर मुझे नहीं लगा कि उसकी रिकॉर्डिंग अपलोड करनी है, तो बस फिर ये खत्म है रिपोर्टिंग। तो एक IFRS 15 रह गया, जिसके मैं लेक्चर्स पिछले वाले शेयर कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग वालों से कह रहा हूँ कि आप उनके ऊपर लेक्चर नंबर जो लिखे हैं उनको इग्नोर करें, बस IFRS 15 के लेक्चर हैं, 5 लेक्चर हैं टोटल। तो वो IFRS 15, उसके अलावा रिपोर्टिंग का सिलेबस सारा खत्म सारा कुछ पढ़ा दिया, और जो कर सकता था कर दिया। अब आपने करना जो करना। चले ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।